बराह रास्त आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। और उसमें जो ज़ेर बहस मौजू था वो पीटीआई से मुज़ाकरात का था। पीटीआई के साथ मुज़ाकरात क्यों हो, इसकी बुनियाद क्या है? ज़ाहिर है कि ये इसको जो भी आप उन्वान दें, लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट सियासी जमातों को मजबूर कर रही थी कि आप लोग बातचीत करें। हमारा फैसला 14 मई को पंजाब में जनरल इलेक्शंस का है, लेकिन अगर आप किसी और तारीख पर मुत्तफिक होते हैं तो हम उसके मुताबिक फैसला तब्दील करने पर आमादा हो सकते हैं। जिस पर मैंने डेरा इस्माइल खान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके तमाम मुंदरजात आपके सामने हैं। बल्कि मुझसे ज़्यादा फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज़्यादा बोली है बनिस्बत मेरी गुफ्तगू के। हमने कल के इजलास में भी अपना वही मौक़िफ़ दिया। उस पर हमारे वज़ीर आज़म साहब ने इस हद तक इत्तिफाक किया कि अगर आप पीटीआई से बात नहीं करना चाहते, उसकी क़यादत से बात नहीं करना चाहते, तो फिर सेनेट के मेंबरान की कमेटी वो आपस में बैठकर वहाँ की किसी कमेटी रूम में बात कर लेते हैं। चूँकि हमारे नज़दीक सेनेट ऑफ पाकिस्तान फेडरेशन की नुमाइंदगी करता है और हमारे मद्देनज़र यही रहा कि पाकिस्तान की पूरी तारीख में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात हमेशा एक तारीख पे हुए हैं, या किसी ज़माने में 1-2 दिन के फासले से होते थे, लेकिन एक ही कैंपेन के तहत इलेक्शन हुआ करते थे। आज अगर एक सूबे में एक वक्त पर, फिर उसके बाद दूसरे सूबे में दूसरे वक्त पर, तो हमारी नज़र विफाक़ पाकिस्तान पर है और विफाक़ पाकिस्तान हमारे आईन का बुनियादी ढांचा है, बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। अगर बुनियादी ढांचे का एक सुतून भी गिरता है तो आईन की पूरी इमारत गिरती है। मुझे ताज्जुब इस बात पर है कि हमारी इंतहाई काबिल एहतराम अदालत उज़्मा क्यों 90 दिन के अंदर फंस गई और क्यों उसको आईन के इस पहलू का अंदाज़ा नहीं है कि फेडरेशन को बचाना है। फेडरेशन को बचाना मुल्क को बचाना है। क्या हम सियासी तौर पर ये बात नहीं समझते कि अगर पंजाब में इलेक्शन हुआ आज, जो पार्टी पंजाब में कामयाब होगी फिर विफाक में भी वही कामयाब होगी, और एक सूबे की जो मोनापली है जिसको 18वीं तरमीम के ज़रिए ख़त्म किया गया, छोटे सूबों को मुतमईन किया गया, उस सब पर पानी फिर जाएगा और फिर 3 सूबे जो हैं वो एक सूबे के मुकाबले में आ जाएंगे। इन एहतमालात को सामने क्यों नहीं रखा गया? आज बड़ी अच्छी बात कही है और मैं समझता हूं कि आज का सुप्रीम कोर्ट का रवैया उसे हम एक मुस्बत पहलू से देख रहे हैं कि उन्होंने गैर मुअय्यना मुद्दत तक समाअत मुलतवी कर दी है। लेकिन ये कहकर कि जी मुज़ाकरात से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, मुज़ाकरात से हमारा कोई वास्ता नहीं है, कि आज क्यों कहा जा रहा है? भाई हम समझते हैं कि आप ही की ज़िद थी इसकी,
लेकिन फिर भी कि एक तरफ आप लोग सियासतदान आपस में बात करें, आप आपस में तय करें, हमारा फैसला अपनी जगह पर है, सो हथौड़ा भी दिखा दिया। तो ये हथौड़ा दरा हटा दें और मैं अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि ये सियासतदानों का भी मसला नहीं है कि सियासतदान आपस में बैठकर बात तय करें। ये इलेक्शन कमीशन का मामला है। हाँ, इलेक्शन कमीशन बाज़ औक़ात इलेक्शन के बारे में मुशावरत के लिए सियासी जमातों को बुला लेती है, तो उसका इख्तियार है। अगर हमारी अदालतें मुख्तलिफ इंतज़ामी इदारों के इख्तियारात को सल्ब करती है, शेड्यूल खुद देती है और फिर कहते हैं सियासतदान आपस में बैठे हैं, और सियासतदान भी नहीं, तमाम सियासतदान वो एक पार्टी को और एक शख्सियत को आमादा करें, तो ये पहलू ज़रा हमारे नज़दीक काबिल एतराज़ था। लेकिन अगर सेनेट के अंदर वज़ीर-ए-आज़म समझते हैं कि ये बात होनी चाहिए, तो वफाक़ पाकिस्तान का एक इदारा है, ताहम हम उसका हिस्सा फिर भी अपने उसूल के तहत नहीं बन रहे, और हमारा मौक़िफ़ यही है कि ये इलेक्शन कमीशन का मामला है और इलेक्शन कमीशन ही इस मामले को अपने पूरे इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए आगे जाए। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस वक्त 14 मई के हवाले से मेरी ज़ाती नज़र में नाकाबिल अमल है। मैं अदालत के फैसले के बारे में नाकाबिल कबूल का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ नाकाबिल अमल है, और इसका इदराक खुद उनको भी कर लेना चाहिए। तो ये हमारी पार्टी की सोच है, और जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मेरी पूरी मरकज़ी मजलिस आमिला ने उसकी तौसीक की है, जिस पर मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। दूसरी बात जिस पर हमारी जमात ने उसका नोटिस लिया है, वो है मरदूमशुमारी का मसला। मरदूमशुमारी के हवाले से उसके तरीक़ाकार और मरदूमशुमारी की जो कैंपेन चली है, उस पर अदम एतमाद किया जा रहा है। कराची में भी, हैदराबाद में भी उस पर अदम एतमाद हो रहा है, अंदरूनी सिंध भी उस पर अदम एतमाद हो रहा है। खुद बलूचिस्तान में कोयटा शहर के हवाले से उस पर अदम एतमाद किया गया है। तमाम सियासी जमातों ने खैबर पख्तूनख्वा में फाटा के अंदर इस पर अदम एतमाद किया गया है, और इस तरह की तरीक़ाकार के साथ मरदमशुमारी जो है वो मजमूई तौर पर भी पाकिस्तान में 5 साल के बाद हमारी आबादी कम हो गई। एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ आबादी बढ़नी चाहिए, वहाँ आबादी हमारी कम हो रही है। इसी हवाले से वोटर लिस्टें बननी है, इसी हवाले से नई हल्काबंदियाँ होनी हैं, जिस पर कल लोगों को एतमाद नहीं होगा, और जैसे जबर की बुनियाद पर आप उनसे एक इलेक्शन करवाएंगे। लिहाजा जमीयत उलमा इस्लाम ने अपनी हुकूमत से कहा है कि ये जो डिजिटल सिस्टम के तहत मरदमशुमारी की गई है, आम आदमी देहातों में, दूर दराज के इलाकों में डिजिटल को नहीं जानते, और जिस तरह पिछला इलेक्शन एक मशीन के ज़रिए कराया गया और जिसका नतीजा धांधली की सूरत में आया, और जिसने पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया, आज मरदमशुमारी को अगर आप इस तरीके से डिजिटल सिस्टम के तहत आम आदमी को, जो बेचारा ना अनपढ़ है, उसको इसका इल्म ही नहीं है, और आप उसे कह रहे हैं कि जी आप घर में पर्चे तकसीम होती है और आप खुद जो है वो भरें उसको, ये तो तरीक़ा ठीक नहीं है। और कितने लोगों को ये तरीक़ा आता होगा जो लोगों पर ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। तो इस पर फौरी तौर पर तहक़ीक़ाती कमीशन कायम किया जाए, और अगर ये गलत मरदमशुमारी है तो फिर इसको
दोबारा होना चाहिए। मरकज़ी मजलिस आम ने इस बात का भी नोटिस लिया है कि इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से जो कमेटी पार्लियामेंट में बनी थी उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, अपनी सिफारिशात मुकम्मल की हैं, तो फिर क्यों अब तक उस पर कानून साजी नहीं हो सकी है? तो उस पर फौरी कानून साजी होनी चाहिए। इजलास ने इमरान खान, उसकी जमात के पिछली हुकूमत में जिम्मेदारान और बहैसियत PTI जो उसने करप्शन की हैं और महाचोरियां की हैं, जिसे शायद तारीख पता नहीं किन अल्फाज के साथ जिक्र करेगी, तारीख को भी अंदाजा नहीं होगा कि हम किस तरह जिक्र करें उसको। उस हवाले से 1 साल गुजर गया है, अवाम मुंतज़र हैं इस बात की कि इनके खिलाफ एहतसाब का अमल कब शुरू होगा। इस पर भी फौरी तौर पर इक़दाम होने चाहिए और मज़ीद किसी ताख़ीर की अब इस मुल्क में गुंजाइश नहीं है। जमात ने इस बात पर भी हमें कहा है कि मुल्क के अंदर अवामी राब्ता मुहिम शुरू किया जाए। इंशाअल्लाह हम उनके इस फैसले पर अमल दरामद करेंगे। उसकी तरतीब, उसका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, कन्वेंशन कहाँ होने चाहिए, आम जलसे कहाँ होने चाहिए, उस पर हम शेड्यूल देंगे इंशाअल्लाह और आवाम के साथ बराह रास्त जाकर हम बात करेंगे। सारी सूरत हाल हमारे मुल्क की है, मुश्किलात हैं, उन मुश्किलात को कैसे दूर किया जा सकता है, इन मुश्किलात का ज़िम्मेदार कौन है, दलदल में किसने फंसाया है, हमारे मुल्क की मईशत को IMF के हवाले किसने किया है, कीमतों पर कंट्रोल हमारे हाथ से क्यों निकला और कीमतों पर कंट्रोल IMF को क्यों हासिल हुआ जो आज हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहा और आवाम अपनी हुकूमत से शिकायत कर रहे हैं। रुपए को ऊपर नीचे जाना, वो स्टेट बैंक के को आपने IMF के हवाले कर दिया, उस पर अपने इख्तियार ही ख़त्म हो गया है। तो ये सारी चीज़ें वो हैं कि जिसके हवाले से हमने पब्लिक को भी बताना है, आवाम में भी जाना है और साथ साथ मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब जो हमारे वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर थे, उनकी शहादत पर इंतहाई अफसोस और तशवीश का इजहार किया गया। उनके लिए दुआए मग़फ़रत की गई, उनके तमाम लवाहिकीन के साथ हमदर्दी का इजहार किया गया और उनके तमाम जो इस वक्त तक खिदमात थे, चाहे वो जमात के लिए थे, चाहे वो हुकूमत के अंदर अपने हज पॉलिसी के हवाले से और मज़हबी मामलात के हवाले से थे, उन सबको खराज अक़ीदत पेश किया गया। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनको मकाम शहादत पर फायज फरमाए। बस वादावाना वज़ीर-ए-आज़म ने अभी कौमी असम्बली में खिताब करते हुए ये कहा है कि 25 जुलाई 2018 को जो इंतखाबी धांधली हुई थी और बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी, उसकी न सिर्फ तहकीकात की जाए बल्कि चोरों को भी पकड़ा जाए। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ये कह रहे हैं कि तहकीकात, वज़ीर-ए-आज़म को तो तहकीकात का हुक्म देना चाहिए, पहला क्वेश्चन ये। और दूसरा, क्या वाकई आप असल चोरों को पकड़ सकेंगे 25 जुलाई 2018 के? मेरे ख्याल में उनकी जो बात है वो जो आज हम जिस चीज़ पे गौर कर रहे हैं, ये तकरीबन ऐसा है कि जैसे उन्होंने उस जहन को अपना लिया है और 2018 को धांधली हुई है और बहुत बड़ी धांधली हुई है, नंगी धांधली हुई है। यकीनन उनके ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और जिसका ताल्लुक़ जिस इदारे के साथ है, हम उस इदारे को भी कहना चाहते हैं कि आप अपने इदारे के क़वानीन के तहत उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। इसके बगैर मामलात नहीं चलते। लेकिन साथ साथ 180 अरकान की उन पर एतमाद पर मैं वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद पेश करता हूँ।
دیکھیے میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی ان کے ساتھ بات کر کے سیاسی انہوں نے تو ابھی ابتدا میں جو بیانات دیے ہیں پہلے سے ہی انہوں نے کہہ دیا کہ مذاکرات ناکام ہوں گے. تو عدالت کو بھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے شاید ابھی تک ان کو نہیں پہچانا, ہم نے 12 سال پہلے پہچانا ہے. پہلے آپ کی جانب سے جو مذہبی طبقہ ہے ان کی جانب سے لاؤڈ اسپیکر کے بارے میں کہا گیا کہ یہ کافر ہے, اس کے بعد ٹی وی کے خلاف باتیں ہوئی, آج آپ ڈیجیٹل مردم شماری کو بھی نہیں مان رہے, کیا یہ وقت کی اہم ضرورت نہیں ہے؟ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. دوسرا سوال یہ ہے میرا, نہ ہم نے یہ کہا ہے آج تک کہ لاؤڈ اسپیکر پر نماز نہیں ہوتی. مذہبی طبقے کی میں بات نہیں کر رہا, میں اپنی بات کر رہا ہوں, اپنی جماعت کی بات کر رہا ہوں. ایسے غلط چیزوں کے ساتھ اپنے سوال کو نہ جوڑا کریں, یہ غلط طریقہ. آج کی پریس کانفرنس کے بعد کئی تاثر ہم لے سکتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم یا جو اتحاد تھا, حکومت اتحاد تھا, اس پہ اب دراریں پڑ گئی ہیں. آج کی پریس کانفرنس میرے خیال میں ہم نے ثابت کیا ہے کہ حکومتی اتحاد متحد ہے, یکجا ہے, کیونکہ امتحان ہر طرف سے ہے. جزیات پر اختلافات ہو سکتے ہیں اور وہ اختلافات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں, لیکن ہم ملک اور بڑے مقاصد کو بھی جانتے ہیں, اس کا پورا ادراک رکھتے ہیں, اور اس کے لیے آج جو حکومت موجود ہے یہی وہ قومی حکومت ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ تمام پارٹیاں مل کر اس ملک کو چلائیں. سو وہ مقصد آج حاصل ہوا. ایک ہی جگہ سے بات ہو رہی ہے, وہ بھی بیٹھے ہیں. آپ نے 2018 میں دھاندلی کی بات کی, تو اسی دھاندلی کے نتیجے میں یہ اسمبلی وجود میں آئی, اور آج اسی اسمبلی کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب ہیں, تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ پھر یہ ہوتا ہے؟ میرے خیال میں جو پی ٹی آئی کے حضرات وہاں سے ان سے بغاوت کر کے آئے ہیں وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کوئی ووٹ ہم نے نہیں دیا. مشوانی صاحب اگرچہ آپ حکومت اور پی ٹی آئی مذاکرات کا حصہ تو نہیں ہے, لیکن اگر ان مذاکرات کے نتیجے میں کوئی آؤٹ کم سامنے آتا ہے کہ آپ اس کو آن کریں گے؟ تو ہم نے یہ کہا ہے, وزیر اعظم صاحب کو تحریری طور پر کہا ہے کہ آپ جو سینٹ کے اندر کمیٹی روم میں بات چیت کر رہے ہیں اس کے نتیجے آنے تک ہم اپنے رائے محفوظ رکھیں گے. آرام سے ایک بیٹا جیسے صاحب نے کہا ہے ہمارا حکم برقرار ہے, تو آپ یہ بتائیں کہ اگر مذاکرات کی صورتحال جو ہے اس کے تحت آپ دیکھتے ہیں کہ 14 مئی کو دیکھیے جو چیزیں ناقابل عمل ہو جاتی ہیں تو بلدیات کے بارے میں بھی انہوں نے حکم دیا تھا, پھر اس کا عمل نہیں ہو سکا. ایک دوسرے صوبے میں بھی انہوں نے آرڈر دیا تھا, وہاں بھی عمل نہیں ہو سکا تھا. کالاباغ ڈیم پر فیصلہ دیا تھا, عمل نہیں ہو سکا. تو بعض چیزیں ہوتی ہیں, وہ بھی انسان ہیں, بعض فیصلے ایسے کر لیتے ہیں کہ ہم اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس کو قبول نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس کا ناقابل عمل ہونا یہ وہ انسان کی جو استطاعت ہے اس کے دائرے سے باہر. علمدار صاحب یہ بتائیے گا, سوال یہ ہے کہ آج وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ بھی لے لیا ہے دوبارہ, جو ہمارے ملک کے اندر ایک سیاسی رواداری ہوتی تھی وہ ختم ہو چکی ہے. پی ٹی آئی نے جو ایک کلچر دیا ہے, تو کیا حکمران اتحاد دو چیزیں ہیں کہ سیاسی کلچر کو کیسے آپ اس رواداری کو واپس لائیں گے, اور دوسرا جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے حکمران اتحاد آگے کیسے بڑھے گا کہ آپ عوام کے سامنے, کیونکہ آپ نے انتخابات میں پھر جانا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم جمہوریت کا انکار کریں, یا ہم آئین کا انکار کریں, یا ہم الیکشن کا انکار کریں, یا ہم عوام کے فیصلے کے حق کا انکار کریں. لیکن عوام نے بھی زندہ رہنا ہے تو ریاست کے ساتھ زندہ رہنا ہے. اب ریاست کی جو ضرورتیں ہیں اس کی اولیت کو سمجھنا, ان کے تقاضوں کو سمجھنا. اگر آپ کو کہہ رہی ہے وزارت خزانہ کہ ہمارے پاس آپ کے مطالبے کی بنیاد پر رقوم موجود نہیں ہے کہ ہم آپ کو پیسے الیکشن کمیشن کو دے سکیں, اگر آپ کسی سیکورٹی کے علاقے کہہ رہے ہیں کہ ہم ملک کے اندر جو اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے مصروف عمل ہیں, ہمارے پاس پولنگ اسٹیشنوں تک سیکورٹی مہیا کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے, اگر ایک صوبائی حکومت کہتی ہے کہ ہمارے پاس اتنا عملہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو مہیا کر سکیں, خود ایک صوبے نے کہا ہے کہ یہ جو مردم شماری میں لوگ مصروف تھے وہ اب الیکشن کی ڈیوٹی پہ نہیں جائیں گے, وہ بہت بڑی تعداد ہے ان کی. تو اس طریقے سے ریسٹرکٹ کرنا کسی چیزوں کو, ان چیزوں کا ہم چاہتے ہیں کہ عدالتیں بصد احترام اس کا ادراک کریں. شاکر سولنگی صاحب. آج کی جو سماعت تھی چیف جسٹس کی, دو ججز تو مکمل طور پر خاموش تھے. چیف جسٹس کے بڑے مثبت ریمارکس کہ سیاستدان خود جا کر مسائل حل کریں, ہمارا کوئی دباؤ نہیں ہے, زبردستی نہیں ہے. تو یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے آپ کو لگ رہا ہے, یا دو طرفہ ججز لڑ رہے ہیں؟ ایک طرف 14 کا
बरकरार है फैसला भी और फिर रिमार्क्स से इधर से सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो रहा है ये दो मेरे ख्याल में मैंने इस पर तबसरा कर दिया है। मैं कोई इंतहा पसंद आदमी नहीं हूँ। अगर कोई मुस्बत पहलू निकलता है मैं उसका भी एतराफ़ किया है, लेकिन जहाँ जहाँ पर हमें कुछ चीज़ों पर अपनी राय देनी होती है वो राय भी हमने दे दी है। इससे ज़्यादा मज़ीद मेरे ख्याल में आप यहीं तक रहने से बात करें जी। साहब, ये आप 13 जमातों का एक इत्तेहाद बना हुआ है और ये एक इक़्तिदार की जंग लड़ रहा है। ये बताएं कि 1 साल हो गया है कि महंगाई के खिलाफ ना आपकी जमात निकली है, ना 13 जमातों में से कोई एक जमात निकली है एहतजाज के लिए। इतनी महंगाई हो गई है, इस पर क्या? हुकूमतें एहतजाज के लिए नहीं निकलती, हुकूमतें उस सूरत हाल को काबू करती हैं अपने रियासती वसाइल ज़राए के ज़रिए से। यकीनन उसमें जो मुश्किलात हैं, यानी मैं तो आपको पता है और आपने ख़ुद रिपोर्ट किया है कि मैं हुकूमत तब्दील होने से पहले कई बड़े जलसों में कह चुका हूँ कि मेरे नज़दीक मुल्क को जिस दलदल की तरफ धकेला गया है, आने वाली हुकूमत उसको निकालने में दिक्कत महसूस करेगी। मैं नहीं समझता कि हम कैसे निकलेंगे उससे, लेकिन हमारे कुछ बुजुर्ग कहते थे कि हम 6 महीने में ठीक कर लेंगे, 8 महीने में ठीक कर लेंगे। आज वो हमारा तज्जिया सही साबित हो रहा है ना, कि हमने जो उस हवाले से तज्जिया दिया था कि ये मुश्किल होगा, तो हमारा तज्जिया सही है। इन गुज़श्ता 3-4 सालों में सियासी अदम इस्तेहकाम आया, माशी अदम इस्तेहकाम आया, आपके मुल्क के दिफाई निज़ाम को तकसीम करने की साजिश हुई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस हुकूमत में रियासत के ख़िलाफ़ हुई हैं और इंशाअल्लाह काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। अगर एक तरफ से महंगाई है तो दूसरी तरफ से कुछ सहूलतें दी जा रही हैं, तरक्याती काम शुरू किए जा रहे हैं ताकि लोगों को मुलाजमतें मिलें, काम करने के मौक़े मिले, रोज़गार के मौक़े मुहैया हो सकें। तो इस तरफ पहलू पर भी तो काम हो रहा है मुल्क भर में, और हर तरफ जो है इसके मुतबादल जो है वो तलाश किए जा रहे हैं। आखिरी सवाल बस। खैर देखिए हो जमा औस्ता रहे कि इत्तेफाक हम रहते हैं जो जमुन दार है वो हुकूमत आखले हो इस्तीफे वर्क है सिंध असम्बली मातक है, बलूचिस्तान असम्बली मातक है, और बे आगे न बाद फ्रेश इलेक्शन दे पर हालात तहरीक पर बुनियाद जोड़ो सड़कों ने दखल को ना डकी और मुंग डकड़ा मुंग PTI नहीं हूँ लॉन्ग मार्च में फर लॉन्ग मार्च और खल का सर नौ वतल जेल बरो और बेइसोक नौ जी मुंग सर खलक हो मजबूत खलक हो रहा था और उस मुसाक़ क़ुव्वत मुंग सर इंशाअल्लाह अज़ीज़। लेकिन दाव चे नूर मुल्क आगा हो खबर नमुंगा बस लाड़ो लेकिन न नतायज चुकुम दे आगा ज़मुंग दे फ़लसफ़े मुताबिक मखे तरा रवान दी और इंशाअल्लाह आगे मुताबिक होंगे। एक मासूम सा सवाल ना आखो रुस्तु वदा पंजाब और KP असम्बली माता वो दमकियाँ राका वाले नमुंग तो ये खत असम्बली माता की बेबू को जिस तरह हुई जी रागा तो उस पर हक हैरान दी इधम वाले कौल। मौलाना साहब एक मासूम सा सवाल है, इस जरूरी नहीं है कि आप इसका जवाब भी दें। क्या हुकूमत को या पुलिस को किसी मुल्ज़िमान के जो है जो हिरासत में उसके बाल काटने चाहिए, कतरने चाहिए? जवाब जरूरी नहीं है कि इसका सवाल तो मैं आपसे करूंगा क्योंकि आपके शहर से मुताल्लिक़ है। बहुत शुक्रिया बदराल के जी। PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट सियासी जमातों को मुज़ाकरात पर मजबूर कर रही थी। कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात हमेशा एक तारीख पर हुए हैं। अगर अलग अलग तारीखों पर ये इंतखाबात होंगे तो मसाइल पैदा होंगे।